नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नायक 2.0 सीरीज़ की इस बेहतरीन सी क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 4 पर। सेट नंबर 4 अब तक की क्लासों में सबसे बेहतरीन सेट है और इसको मैं करंट अफेयर से रिलेट करके आपको बताऊंगा। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को देखना। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप सभी के लिए रहेगी। रिवीजन आप करना चाहते हैं तो इस क्लास से बेस्ट क्लास आपके लिए कोई नहीं होगी। ये वादा मैं आपसे करता हूँ कि सबसे बेस्ट क्लास आपकी रहने वाली है रिवीजन के लिए। तो जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे कि उनका भी बेहतरीन सा रिवीजन हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 4। और सेट नंबर 4 आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आज रिवाइज करने वाला हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर कब प्रतिबंध लगाया गया था। तो आप सभी को इस पॉइंट को याद रखना है कि सन 1910 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भरतनाट्यम को पुनः से स्टार्ट किया था तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे पुनः से स्टार्ट किया गया था स्वतंत्र भारत में। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो एक बुक है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। और आप सभी को पता है ये दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस एक बुक है जिसको इलांगो के द्वारा लिखा गया था। और एक पुस्तक है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। इसमें इस नृत्य का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, जानकारी हमें मिलती है, जो कि नंदिकेश्वर के द्वारा अभिनय दर्पण आपका लिखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम पर। तो भरतनाट्यम जो एक नृत्य है आपका, ये मंदिर को समर्पित नृत्य है आपका। इसमें 6 चरण होते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो आभरिपु एक चरण हिस्से होती है और इसका जो अंत होता है वो तिलन्ना नामक चरण से होता है आपका। इसमें मंदिरों के चित्र जो है आपके, मंदिर में चित्र चिदम्बरम, ठीक है, ये है आपका इससे संबंधित। जबकि इसका संबंध जो है वो देवदासी यानी देवताओं की दासी से संबंधित है। सबसे पुराना नृत्य है जो कि आपका भरतनाट्यम है, लगभग 2000 वर्ष पुराना नृत्य है आपका। धर्म की प्रस्तुतिकरण इसमें होती है। तो किस धर्म का प्रस्तुतिकरण होता है इसमें, तो शैव धर्म का। आप सभी को पता है शैव धर्म, शिव को मानने वालों को शैव धर्म कहा जाता है। इसमें 3 नृत्य शैली होती हैं आपकी, एक कला क्षेत्र की होती है, एक बांजूपुर की होती है और एक पड़ानल्लूर की होती है। पड़ानल्लूर जो है आपका, इसके प्रतिपादक जो थी वो कौन थी, तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई थी। इसकी प्रतिपादक कौन थी, तो मीनाक्षी सुंदर पिल्लई थी। अब आप सभी को पता है कुछ भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य अगर हम देखें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं आपके, 9 हैं। और वैसे आपके 8 हैं। देखिए, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, केरल के हैं। मणिपुरी आपका मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी आपका ओडिशा का है। और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वैसे कल भी आपको एक बताया गया था, एक नृत्य था जिसका नाम था छऊ नृत्य। तो ये छऊ जो नृत्य है वो आपका 3 राज्यों में किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड और बिहार में। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में किया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लास जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो के अलावा आप किसी वीडियो को छुएंगे भी नहीं, ठीक है। इतना आपसे मैं वादा करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आज की वीडियो को। तो देखिए, पूछा गया है आपसे यूनेस्को में शामिल होने वाली भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी थी। देखिए, अगर यहाँ एस लिखा होता वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता वो, लेकिन यहाँ में लिखा है WHSC यानी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी थी, तो वो थी आपकी अहमदाबाद 2017 में शामिल की गई थी। और जयपुर ये आपकी 2019 में शामिल की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, दोनों ही हमारे क्या हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हैं। अब बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। कल वाली वीडियो में शायद आपको 1946 बता दिया था, तो वहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी करेक्शन होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग 1945 ही कर लेना उसको। मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में, और इसके हेड हैं ओंद्रे अजोले। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें कितनी है, तो भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 43। सर्वाधिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसकी है, तो इटली की 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को में। अगर हम बात करें भारत की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी, तो रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है। 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा जो कि गुजरात में है। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी ये है आपके होयसल मंदिर समूह जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। और 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आपका मोइदम जो कि असम में स्थित है। ये अहोम राजवंश के जो हैं उनके कब्र हैं मोइदम।
और 1828 में आपका अहोम विद्रोह हुआ था, ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे रानी की बाव। ये रानी की बाव कब शामिल की गई थी यूनेस्को में? तो 2014 में शामिल की गई थी और ये 100 रुपये के नोट पर अंकित है, आप सभी को पता है। ये सरस्वती नदी के किनारे है और उल्टे मंदिर की तरह इसका प्रदर्शन किया गया है, यानी बनाया गया है। और सोलंकी वंश की बहुत ही फेमस एक रानी थी, रानी उदयावती के द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो सिनेमा में दिए जाते हैं और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1969 में की गई थी। पहला दिया गया था देविका रानी को, और जो कि एक महिला थी, इनको दिया गया था। पहले पुरुष जिनको दिया गया था वो थे 1970 में इनको दिया गया था, और BN सरकार को दिया गया था जो कि एक पुरुष थे, 1970 में दिया जाएगा। पहला मरणोपरांत आपसे पूछे तो किसको दिया गया था? पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था सन 1971 में। तो तीनों ही आपको रखने, 1969 में शुरुआत हुई थी और पहला दिया गया था देविका रानी मौर्य को। 1970 में दूसरा दिया गया था, पुरुष थे, BN सरकार को दिया गया था। और मरणोपरांत अगले साल दिया गया था 1971 में, जो कि पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था। इसमें 10 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है और एक स्वर्ण कमल इसमें प्रदान किया जाता है। हाल ही में जो 54वां आपका दादा साहेब पुरस्कार है, ये किसको दिया गया था? मिथुन दा को दिया गया था, ठीक है। आई एम अ डिस्को डांसर को दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म होती हैं, है ना, यानी फिल्म का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो ऑस्कर अवार्ड होता है और एकेडमिक फॉर मोशन पब्लिक आर्ट एंड साइंस के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। पहली भारतीय जो फिल्म थी इसमें नामित हुई थी वो थी मदर इंडिया, जो कि 1957 में इसमें नामित किया गया था और इसके निर्देशक थे महबूब खान, ठीक है। और 2025 में इसमें नामित हुई थी आपकी कौन सी? तो लापता लेडीज, ठीक है। अब ये बाहर हो चुकी है लापता लेडीज। अभी हम लोग ऑस्कर अवार्ड को देखेंगे, डिटेल में समझेंगे इसको। देखिए साथियों, आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था? तो 1983 में दिया गया था भानु अथैया जी को, और फिल्म थी आपकी गांधी फिल्म। इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इन्हें दिया गया था 1983 में। इसमें जो गांधी जी की भूमिका निभा रहे थे वो थे किंग्सले, और इसके निदेशक कौन थे? तो रिचर्ड एडलब्रो, ये इसके क्या थे? निदेशक थे, यानी इसके डायरेक्टर थे। अब बात करें 2025 में जो ऑस्कर अवार्ड है वो कौन से नंबर के हैं? तो 97 के नंबर है हमारे ऑस्कर अवार्ड 2025, जो कि 2 मार्च को दिए गए थे 2025 में, ये आपको याद रखने हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था किसे? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था अनोरा को, और इस अनोरा फिल्म को ही सर्वाधिक ऑस्कर अवार्ड मिले हैं 2025 में, तो 5 मिले हैं। बेस्ट एक्टर कौन थे आपके? तो एड्रियन ब्रॉडी, जो कि द ब्रूट लिस्ट एक बुक द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी माइकी मेडिसन थी अनोरा फिल्म के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर जो है वो सीन बेकर अनोरा फिल्म के लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था NHAI, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1995 में। इसने कार्य करना स्टार्ट किया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका द्वारका दिल्ली में है, और इसके हेड है वर्तमान में संतोष कुमार यादव। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। मैंने आपको बताया था कि मैं जितनी भी वीडियो आपको कराऊंगा उसमें करंट अफेयर से रिलेट करके आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। नेक्स्ट आपके सामने है BRO, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसे आप लोग याद रखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1960 में। तारीख भी याद रखना, 7 मई को। कब? 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, और हाल ही में 7 मई को इसका BRO का स्थापना दिवस मनाया गया था, और 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। रक्षा मंत्रालय के अधीन है बेसिकली, और इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इसके जो महानिदेशक होते हैं वो एक व्यक्ति अलग से होता है, वो है रघु श्रीनिवासन, जो वर्तमान में इसके हेड हैं। आप सभी को पता है एक योजना चलाई गई थी, सेतु भारत कार्यक्रम 2016 में चला गया था। जितने भी आपकी रेलवे जो लाइन होती हैं उनको क्रॉसिंग फ्री बनाना है ना, उसके लिए आपका सेतु भारत कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे PWD, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसको किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा बनवाया गया था 1854 में। सरकारी बोर्ड है ये, ठीक है। सरकारी बोर्ड के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। अब जो आपका NHAI है ये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता है आपका, ठीक है। BRO जो आपके बॉर्डर पर रोड बनाए जाते हैं, सुरंग वगैरह बनाई जाती हैं, वो BRO के द्वारा बनाई जाती हैं, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण जो सड़कें वगैरह होती हैं वो PWD के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। अब यहीं पर हमारे क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन नंबर 5 था, वो जनगणना से संबंधित था। अब जनगणना से संबंधित क्या था आपका क्वेश्चन? तो उसमें पूछा गया था आपका लिंगानुपात, है ना। तो उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य का है? अगर राज्य का पूछे आपसे तो आप लोग बताना, केरल में 1084 है।
लेकिन आपसे पूछे यूटी में तो वो है पुडुचेरी 1037 यहाँ का लिंगानुपात है। अच्छा, लिंगानुपात होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो 1000 पुरुषों पर जो हमारी महिलाएं होती हैं उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। सबसे कम किस यूटी में आपका लिंगानुपात है, तो दमन द्वीप में सबसे कम है आपका 618। और सबसे कम किस राज्य में लिंगानुपात है, तो वो है आपका हरियाणा, यहाँ 879 यानी 879 आपका लिंगानुपात है। यानी कहने का मतलब है 1000 पुरुषों पर यहाँ पर केवल 879 महिलाएं हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपसे पूछे देश का कितना है आपका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 943 और 2001 के अनुसार था 933। वहीं पर आपसे पूछे किस राज्य का मैक्सिमम आपका लिंगानुपात है, तो वो है आपका माहे, ठीक है। माहे, आप सभी लोग मुझे बताइए किस राज्य में है माहे, ठीक है। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 176 है, वो सॉरी 1176 है। वहीं पर 0 से 6 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात है वो अरुणाचल प्रदेश का है 972 और सबसे कम है आपका हरियाणा का 834। 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था हमारा क्रिकेट से, यहाँ पर क्रिकेट से भी जितने भी फैक्ट थे वो मैंने सारे आपके लिए लिखे हैं आपको रिवाइज कराने के लिए, जिससे कि आपका अच्छा सा रिवीजन हो सके कम समय में। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बनाए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत विश्व कप विजेता कितनी बार रहा है। तो आप सभी को पता है 2 बार भारत विश्व कप विजेता रहा है। पहली बार रहा था भारत 1983 में, वेस्ट इंडीज़ को हराया था और उस समय भारत के जो कप्तान थे वो थे कपिल देव। यहाँ पर सर्वाधिक जो रन बनाए थे आपके श्रीकांत ने बनाए थे, यानी के श्रीकांत 38 रन बनाए थे इन्होंने। और उस समय जो आपके मैन ऑफ द मैच रहे थे वो कौन रहे थे, तो मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। मोहिंदर अमरनाथ रहे थे क्योंकि इन्होंने 3 विकेट भी लिए थे और 26 रन भी बनाए थे, इसलिए इनको मैन ऑफ द मैच बनाया गया था 1983 के फाइनल मैच में, ठीक है। वहीं पर आप सभी को बताया कि भारत ने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता था, तो 2011 में जीता था और किसको हराया था, श्रीलंका को हराया था। उस समय कप्तान थे भारत के महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, अपना थाला भाई। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाए थे आपके वो गौतम गंभीर ने बनाए थे, 97 रन बनाए थे। लेकिन इसमें मैन ऑफ द मैच कौन दिया गया था, तो धोनी जी को दिया गया था क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था फाइनल में। और ये कहाँ हुआ था, वानखेड़े में हुआ था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि भारत जो वर्ल्ड कप है इसके फाइनल में कितनी बार गया है, तो 4 बार गया है। एक तो आपका गया था 1983 में, एक 2011 में, एक 2003 में गया था और एक 2023 में गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, इसमें भी आपका ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता था, तो आपका सबसे ज़्यादा बार जो जीता है वो 6 बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, आप सभी को पता है। और 1979 और आपका जो है ये है आपका 1979 और 1975 को, इन दोनों को किसने जीता था, वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। 1983 भारत ने जीता था। अच्छा, जो वर्ल्ड कप है आपका इसमें सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं, तो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। सर्वाधिक मैच कौन खेला है, तो पॉन्टिंग खोला है। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाए आपके वो सचिन तेंदुलकर के हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है आपसे मैं पूछना चाहूँगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि जो आपका 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है ये किस देश में होने वाला है, इस बात का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जितने भी क्रिकेट प्रिय हैं मेरे साथी वो तो सब लोग इसका आंसर जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ज़रूर बताएं एक बार, ठीक है। सर्च करें या कुछ भी करें, लेकिन इसका आंसर मुझे चाहिए कि 2027 में आपका वर्ल्ड कप कहाँ पर होने वाला है क्रिकेट का। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा एक बुक से संबंधित था, है ना। और बुक थी बलूता बुक, इसका ये आत्मकथा है और इसके लेखक कौन है, तो दया पवार। ऐसी एक बुक है आपकी पोस्ट बॉक्स 203, ये किसकी है, तो चित्रा मुंद्रल की है, ठीक है। अब संविधान से हमारा एक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से आपका करंट अफेयर यहाँ से आपके संविधान के मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको कराने वाला हूँ, फुल टॉपिक कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आप लोग देखिए मौलिक अधिकार, ये प्रावधान है हमारे कुछ और कहाँ से लिए गए इनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, यूएसए से लिए थे। यूएसए से ही हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, यूएसए से ही हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, ठीक है। डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड से लिए हैं। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरलैंड से ही लिए हैं। नेक्स्ट, अपशिष्ट शक्ति हमने कहाँ से लिए हैं, तो ये हमने कनाडा से लिए हैं। आपातकालीन शक्ति हमने कहाँ से लिए हैं, तो जर्मनी से लिए हैं। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ये हमने कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 108 में आपका संयुक्त बैठक। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, यूएसएसआर से।
और पंचवर्षीय योजना भी यहीं से ली गई हैं। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया आपका? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए शब्द? तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो संबंधित था अनुसूचियों से। तो यहाँ पर हम लोग अनुसूचियाँ देखेंगे। हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में ये 8 थी और वर्तमान में आज हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची, इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता है। तीसरी में है आपकी शपथ, ठीक है, शपथ। चौथी में आपकी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4 में है। 5 में हमारे जो जनजाति और जनजाति क्षेत्र हैं, है ना, इनके लिए क्या दिया है? क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित ये आपकी अनुसूची है, प्रावधान दिए गए हैं इसमें। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये इनकी जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची अगर हम बात करें, इसमें क्या है? तो 3 सूचियाँ हैं हमारी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, आज वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, 5 विषय इसके समवर्ती सूची में डाल दिए गए, तो आज वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, 5 विषय राज्य सूची के आ गए, तो अब टोटल इसमें 52 विषय हैं। अगर हम बात करें अनुसूची 8 की, तो इसमें संविधान की भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी थी? तो वो 14 थी, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भूमि सुधार, ये आपका कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन हुआ था और ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन के तहत, है ना, जिसमें भूमि सुधार किया गया था। 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। फिर आपकी 10वीं अनुसूची आती है दल बदल, और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर आपकी 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी और 29 विषय इसमें है वर्तमान में। नगर पालिकाओं की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी और इसमें 18 विषय हैं। तो ये हमारी 12 अनुसूचियाँ थी, जिसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना होगा, बार बार इनको पढ़ना होगा, तभी आपको याद होंगी, ठीक है। और मैचिंग में आपसे पूछ ली जाती है, जिस प्रकार से सर ने आपसे पूछा था, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इससे हमारे कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे। जैसे आर्टिकल फर्स्ट में हमारा दिया गया भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट्स द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। जैसे आप सभी को पता है सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, इसको 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत इसका विलय किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर आपको पता है आर्टिकल 3 क्या कहता है? तो आर्टिकल 3 के तहत भारत में नवीन राज्यों का उदय, जन्म या सीमा में परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि भारत का जो 26वां राज्य बना था वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। भारत का 27वां राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था उत्तराखंड। और भारत का जो 28वां राज्य था वो था आपका बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और भारत का 29वां राज्य ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो जो आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ कब? 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को स्थापना हुई और तेलंगाना बना था आपका 2 जून 2014 को। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है कि भारत का 26वां, 27वां, 28वां राज्य कौन सा, 29वां राज्य कौन सा है। हालांकि वर्तमान में आप सभी को पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और एक नया राज्य आप सभी को पता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक राज्य आपका जुड़ जाएगा, पाकिस्तान भारत में जुड़ जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि बहुत अच्छे तरीके से धुलाई हो रही है पाकिस्तान की, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन था नागरिकता से संबंधित था, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोग नागरिकता से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको देखेंगे। पहले नागरिकता के बारे में समझते हैं कि इसको अडॉप्ट कहाँ से किया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से इसे अडॉप्ट किया गया था, भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 में निहित है। और इसमें जो प्रकार है नागरिकता का वो एकल नागरिकता का प्रकार है। नागरिकता जो अधिनियम आया था वो 1955 में आया था। नागरिकता के निलंबन के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। और नागरिकता से ग्रहण कितने प्रकार से की जाती है? 5 प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? तो नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताया गया आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से इंडिया आए हुए लोगों के लिए प्रावधान है। और आर्टिकल 7 में पाकिस्तान गए लोगों के लिए जो प्रावधान है वो बताए गए हैं। आर्टिकल 9 एकल नागरिकता के बारे में बताता है। और आर्टिकल 11 संसद को अधिकार है कि नागरिकता में संशोधन कर सकती है। नागरिकता जो प्रावधान होते हैं उनमें संशोधन कर सकती है। संसद को क्या है? ये अधिकार है। केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो आप सभी को पता है ऐसे 5 अधिकार हैं जिनको केवल नागरिकों को ही प्राप्त हैं, जो मौलिक अधिकार हैं। जैसे 15 है, 16, 19, 29 और एक कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि एक आपका कौन सा है। ये 15, 16, 19, 29 तो मुझे पता है, एक आर्टिकल याद नहीं आ रहा है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। जो केवल नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार उसके लिए। अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें हमारा पूछा गया था सहायक संधि। तो सहायक संधि आप सभी को पता है
ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था। कहने का मतलब है इसका सिद्धांत तो दिया था डुप्ले ने, लेकिन वेलेजली के जो शासनकाल था उसमें इसको बहुत सारे राज्यों ने अपनाया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो वेलेजली का कार्यकाल है वो 1798 से 1805 तक था, ठीक है। और इस पर कौन कौन से हस्ताक्षर थे जिन्होंने किए थे हस्ताक्षर, तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वेलेजली के जो सहायक संधि थी, इसमें हैदराबाद के निजामों ने की थी, मैसूर ने की थी, उसके बाद तंजौर ने की थी, उसके बाद अवध है आपका, भोसले है, सिंधिया है, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए थे, स्वीकृति नहीं दी थी, तो वो कौन था, इंदौर के होलकर ने इन पर स्वीकृति नहीं दी थी। अब ये सहायक संधि वाले राज्य आपको याद रखने हैं। अब यहीं पर मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इनको भी याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछे कि डलहौजी, आप सभी को पता है डलहौजी से पहले ही हड़प नीति लागू की गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि सबको पता है कि डलहौजी के बाद हड़प नीति लाई गई थी या डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाई गई थी, लेकिन डलहौजी से पहले ही हड़प नीति लागू करी गई थी। किन किन राज्यों पर, तो एक राज्य था आपका मांडवी, एक था कोलाबा और एक था सूरत। इन पर आपका हड़प नीति लागू की गई थी। अच्छा, हड़प नीति जो है इनके बहुत सारे नाम हैं, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, गोद निषेध के नाम से जाना जाता है, और व्यक्तिगत के सिद्धांत से भी इसे जाना जाता है। अब जो डलहौजी था आपका, इसका शासनकाल था 1848 से 1856 तक, और इसने सबसे पहले जो आपकी हड़प नीति थी इसके तहत किसको हड़पा था, तो सतारा को हड़पा था 1848 में, संभलपुर और जैतपुर को हड़पा था 1849 में, एक बगाट है इसको भी हड़पा था, उदयपुर को हड़पा था 1852 में, झांसी को भी हड़पा था, नागपुर को भी हड़पा था, सिक्किम को भी हड़पा था 1850 में, और बर्मा को भी हड़पा था 1852 में, ठीक है। यहाँ से आपको ये सारी बात याद रखनी है। लेकिन एक राज्य जो था अंत में इसने जो इस पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़पा था, वो था अवध राज्य। 1856 में इसने कुशासन का आरोप लगाकर जो आपके वाजिद अली शाह थे, यहाँ के शासक थे अंतिम, इन पर आरोप लगाया और अवध को हड़प लिया। कुशासन के आरोप की जो रिपोर्ट थी वो किसने दी थी, आउटरम ने दी थी। और जो डलहौजी था, इस डलहौजी के शासनकाल में ही आपकी 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल सेवा शुरू की गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे कर लेना, यहाँ पर मुंबई से ठाणे, पुणे की जगह कर लेना ठाणे। 34 किलोमीटर ये चली थी आपकी, और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। सेकंड रेल कब चली थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेकंड रेल जो थी वो किस साल चली थी आपकी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर पुणे की जगह आप लोग ठाणे कर लेना, ठीक है। ये मुझसे धोखे से लिख गया है पुणे, यहाँ ठाणे करेंगे आप लोग। डलहौजी के काल में ही तार सेवा, डाक सेवा और जो आपका PW था, मैंने अभी आपको बताया था, लोक निर्माण विभाग, इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका मैचिंग वर्ड से, जिसमें आपसे पूछा गया था बनारस का स्थायी बंदोबस्त ये किसने स्टार्ट किया था, जोनाथन डंकन के द्वारा। इनके द्वारा 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी वाराणसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये आपका टॉमस मुनरो और रीड के द्वारा, ये 51% एरिया पर आपका लगता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त ये कार्नवालिस के द्वारा लगाया था 1793 में, 19% एरिया पर लगता था। महालवाड़ी बंदोबस्त ये हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे 1822 में, और ये 30% एरिया पर लगता था, उत्तर पश्चिम जो आपका एरिया था वहाँ पर। नेक्स्ट, सर्वाधिक नवीनीकृत जो आपकी श्रेणी है वो कौन सी है, शिवालिक श्रेणी, और सबसे पुरानी जो है वो है अरावली। नेक्स्ट आपसे पूछे हिमालय के बारे में, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, नीचे मैंने डायग्राम भी बनाया है जिससे आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, हिमालय को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसको बोलते हैं, एक ही चीज़ है। दूसरा है आपका लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तीसरा है निम्न हिमालय, जिसे हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। तो ये हिमालय के पार्ट हो गए। वहीं पर आपसे पूछे ट्रांस हिमालय, तो इसमें आप ट्रांस हिमालय में आप क्या रखना है, एक ट्रिक याद रखिए, कलेजा में पीर होती है। ये उत्तर से दक्षिण, ट्रांस हिमालय में जो आपकी श्रेणियाँ हैं इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण का। क्या है, उत्तर से दक्षिण का। जैसे का से हो गया आपका काराकोरम, ला से हो गया आपका लद्दाख, जा से हो गया आगे जास्कर। तो ये तीनों की तीनों श्रेणियाँ हैं, ये आपकी किसकी हैं, ट्रांस हिमालय की हैं। इसी के नीचे आपका पीर पंजाल और इसी के नीचे आपका धौलाधर। एक क्वेश्चन जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र कन्फ्यूज़ रहते हैं, इस कन्फ्यूज़न को आप लोग यहाँ से दूर कर लिए। एक है आपका, देखिए सबसे पहले पंजाब हिमालय, जो नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। जो आपका सिंधु नदी है और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आपका नेपाल हिमालय है, और तीस्ता नदी और दियांग नदी के मध्य आपका असम हिमालय है। जो पंजाब हिमालय है ये आपका इसका
560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय आपका 320 किलोमीटर जो कि सबसे कम इसकी लंबाई है। 800 किलोमीटर है आपके नेपाल हिमालय जो कि सर्वाधिक है, और 720 किलोमीटर आपका असम हिमालय। तो इस प्रकार से आपको इसको भी याद रखना होगा, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, और पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये नदियों के आधार पर बांटा गया हिमालय के प्रकार हैं, ये आपको याद रहेगा। और क्वेश्चन जिसमें छात्र काफ़ी ज़्यादा डाउट में रहते हैं, इसको आप लोग भूल सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नदियों द्वारा निर्मित दोआब, आप सभी लोग जानते हो दो नदियों के बीच में जो स्थान होता है उसे दोआब बोलते हैं। तो ऐसे ही बिस्त दोआब है, ये ब्यास और सतलज नदी के मध्य है। बारी दोआब जो आपका ब्यास और रावी के मध्य है। रचना दोआब आपका रावी और चिनाब के मध्य है। चज दोआब ये चेनाब और झेलम के मध्य है। सिंधु दोआब ये झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य है। वहीं पर आपसे पूछे सबसे बड़ा जो दोआब है आपका वो गंगा यमुना का है, लगभग 60,500 वर्ग स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है, तो इलाहाबाद बैंक है। 1865 में इसकी स्थापना की गई थी, और RO PCS में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछे PNB पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसकी स्थापना की गई थी, लाला लाजपत राय और दयाल सिंह के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना 1908 में की गई थी, सयाजी राव गायकवाड़ के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछे सेबी के बारे में। सेबी इंपॉर्टेंट संस्था आपके लिए, क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ से, तो सारे फैक्ट हम लोग सेबी के देखेंगे। देखो सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आपके 9 सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। स्थापना इसकी हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, और इसके लिए आर्टिकल आया था, सॉरी इसके लिए जो एक्ट आया था, आर्टिकल नहीं, इसके लिए एक्ट जो आया था 1992 में आया था, और एक वैधानिक मान्यता इसको प्राप्त हुई थी 1992 में ही। इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में है, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो SS दुबे थे। पहली महिला अध्यक्ष थी माधवीपुरी बुच, और वर्तमान में इसके हैं तुहिन कांत पांडे जी, वर्तमान में इसके हेड हैं सेबी के। इसका वर्क क्या होता है सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का वर्क क्या होता है, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, इसको विनियमित करना कार्य किसका है, तो सेबी का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औद्योगिक वित्त निगम। औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी आपकी, तो IDBI, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसकी 2 सहायक कंपनियां हैं, एक है LIC जो 1956 में स्थापित हुई थी, और एक थी आपकी सिडबी जो कि 1990 में। आई होप नहीं दिख रही होगी आपको, यहाँ लिख देता हूँ, सिडबी 1990 में, ठीक है। ये दोनों संस्था किसकी हैं, इसी की हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा स्टॉक एक्सचेंज से। तो भारत का पहला जो स्टॉक एक्सचेंज था आप सभी को पता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। लेकिन पहला जो इसका कार्य शुरू किया था वो 1882 में इसने अपना कार्य शुरू किया था। इसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE के नाम से जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली स्ट्रीट मुंबई में है, और इसका जो सूचकांक होता है उसे हम सेंसेक्स बोलते हैं, जो 1986 में आया था। इसकी स्थापना की थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी प्रेमचंद रायचंद्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक और एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 1992 में मुंबई में हेडक्वार्टर है। समिति कौन सी थी, तो शेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी ट्रेडिंग थी वो पहली बार 1994 में इन्होंने लॉन्च की थी। ऐसे कुछ प्रमुख देश हैं जैसे इनके शेयर मार्केट हैं, जैसे निक जोन्स या जोन्स किसका है, तो वो आपका USA का है। इंग्लैंड का आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। जापान का आपका निक्की है। चीन का आपका संघाई स्टॉक एक्सचेंज या शेंजन एक्सचेंज, ये सब किसके हैं, ये विदेशों के एक्सचेंज हैं, आपको याद रखने हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस्कोप ये किससे संबंधित है, तो पेरिस्कोप जो होता है आपका ये संबंधित होता है पनडुब्बी के नीचे जो होती है और समुद्र के ऊपर सतह पर देखने के लिए। पायरोस्कोप ये सबसे ज़्यादा तापमान नापने के लिए होता है पायरोस्कोप। ऑडोमीटर जो होता है आपका गाड़ी की दूरी नापने के लिए होता है। और एपिडियोस्कोप ये आपका चित्रों का प्रक्षेपण करता है। ऐसे आपसे पूछे सोनार, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड ट्रेसिंग इसकी फुल फॉर्म है। एनीमोमीटर ये वायु की गति को नापता है। टोकोमीटर ये वायुयान की गति को नापता है। फैदोमीटर ये गहराई नापता है समुद्र की। और हेलियोस्कोप ये सूर्य को देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया है। अब आपके कुछ परिवर्तन थे, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया गया था। जैसे रासायनिक परिवर्तन जो होता है आपका, ये शरीर में भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ये ठोस से गैस में बदल जाता है डायरेक्ट,
तो वो होता है एक आपका होता है कपूर और एक होता है नौशादर। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछे निक्षेपण, ये गैस से ठोस में बदल जाता है, जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं आपके, तो जैसे कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन होते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे केवल पादप कोशिकाओं में क्या होता है, तो लवक। ठीक है, केवल किसमें होता है, पादप कोशिकाओं में होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक, जैसे आपको सब लोग, इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें ही आपका होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण जो हमारी पत्तियां वो हरी दिखाई देती हैं, और ये किसके कारण, तो मैग्नीज के कारण। एक होता है अवर्डी लवक, ये रंगहीन होता है, जो पेड़ों के अंदर वगैरह होता है, पौधों में अंदर होता है। एक होता है वर्डी लवक, ये रंगीन होता है ना, पेड़ पौधों में जो आपके फूलों के रंग वगैरह होते हैं, ये इसी के कारण होते हैं। जैसे आपका टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण। हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, तो क्यूरेमिन के कारण। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, कैरोटीन के कारण। मिर्च में कसैलापन क्यों होता है, तो कैस्पिन के कारण। चुकंदर का लाल रंग क्यों होता है, तो विटामिन जो आपका एक होता है विटामिन, है ना, इसके कारण होता है। नेक्स्ट, त्वचा का बाह्य परत कौन सी होती है, तो एपिडर्मिस, और इसके नीचे जो होती है वो होती है इंडोडर्मिस। ठीक है, अध्ययन को क्या बोलते हैं इसके, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को बोलते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं पैरालंपिक की। तो पैरालंपिक 2024 आप सभी को पता है, ये 2024 में कहाँ हुए थे, पेरिस में हुए थे। शुरू कब हुए थे, तो 28 अगस्त 2024 को शुरू हुए थे। इसका ये 17वां संस्करण था, और कुल खेल इसमें खेले गए थे 22। इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो गेम वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य था। इसका जो शुभंकर था वो था फ्रिजियन कैप। इसका जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, भाग्यश्री और सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक से संबंधित थे। समापन हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। कुल पदक जो थे आपके पैरालंपिक में 29 पदक थे। भारत की 18वीं रैंक थी, जिसमें 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 13 आपके ब्रॉन्ज मेडल थे। ये आपको याद रखना है। लेकिन आप सभी को बताया है कि जो आपके पैरालंपिक पहली बार खेले गए थे वो 1960 में रोम में खेले गए थे, और यहीं पर गोल्ड मेडल जीता था भारत की तरफ से मुरलीकांत। 1972 में पहली बार तैराकी में इन्होंने जीता था, मुरलीकांत ने गोल्ड मेडल। ठीक है, लेकिन पहली बार कब हुए थे, तो 1960 में हुए थे रोम में। वहीं पर आप सभी को याद रखना है, पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, तो वो आपके शूटिंग में जीते हैं अवनी लेखरा ने। ठीक है, 2 पैरा गोल्ड इन्होंने जीते हैं अवनी लेखरा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसानों से सभी फसलों पर एमएसपी खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह हरियाणा। एमएसपी क्या होता है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोग बोलते हैं। इसमें कुल 22 फसल होते हैं, लेकिन गन्ने के लिए अलग से होता है एक आपका एफआरबी। गेहूं पर एमएसपी कितनी है आपकी, तो 2,425 रुपये प्रति क्विंटल। जौ पर कितनी है आपकी, तो 1980 रुपये प्रति क्विंटल। और सरसों पर है आपकी 5,950 प्रति रुपये क्विंटल। ये तय कौन करता है आपका एमएसपी, तो वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसे हम CACP बोलते हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे खो खो विश्व कप 2025 कौन जीता है, तो खो खो विश्व कप 2025 चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का हो, दोनों किसने जीता है, भारत ने ही जीते हैं। पुरुषों में जो कैप मिली है वो प्रीतम को मिली है, और महिलाओं में प्रियंका इंगले को मिली है। अच्छा, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, आप सबको पता है। और ज़रूरत पड़ने पर 3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं इसमें पारी कितनी होती है, 4 पारी होती हैं, और एक पारी का टाइम होता है 9 मिनट का। इसमें 5 अधिकारी होते हैं, एक होता है रेफरी, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होता है, एक टाइमर देखने वाला होता है। इस बार 2025 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है, पहली बार हुआ है विश्व कप खो खो का, और इसका जो शुभंकर है वो तारा और तेजस है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। क्या आप सभी लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग पहुंचे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार हैं। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताना, थोड़ा सा रेस्पॉन्स देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को लिखा था। एक एक पॉइंट और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने इस वीडियो में आपके लिए ऐड किए हैं, जिससे कि आपका बेहतरीन रिवीजन हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बताना जरूर एक बार कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।